अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, अन्नदाता में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। ताजा फल एवं सब्जियों के लिए पोषाहार वाटिका एक अच्छा विकल्प। अच्छी बढ़वार के लिए अनार के नए बाग में जरूरी कार्य। देश में बढ़ती जनसंख्या एवं कम होती जमीन के कारण दिन प्रतिदिन ताजे फल और सब्जियों की भारी कमी होती जा रही है। और शहरों के आसपास तो ये समस्या कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है, क्योंकि बाजार में जो फल सब्जियां मिलती हैं वो भी दूषित और काफी महंगे दामों पर मिलती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस समस्या का कोई समाधान है। जी हाँ, यदि आप अपने घर के आसपास खाली जगह को पोषाहार वाटिका के रूप में फल और सब्जियों की खेती करते हैं तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो किस प्रकार से लगाएं पोषाहार वाटिका, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना की कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर संगीता कुमारी। अब शहरों में एक अच्छा हॉबी हो सकता है या हम ताजी सब्जियां जो है टेरेस गार्डनिंग के रूप में, यानी कि छत के ऊपर हम सब्जियां लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम सब तो सब्जी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ खास खास किस्में ही लगाई जा सकती है। जैसे अगर अभी बात किया जाए भिंडी की, तो भिंडी हम लगा सकते हैं। भिंडी में जो प्रजाति है प्रबनी क्रांति और A4, उसको लगाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर मिर्च की खेती करते हैं तो पूसा ज्वाला हो गया, पूसा सदाबहार हो गया। और चौलाई की अगर खेती की बात की जाती है तो पूसा जो है रेड जो है उसको हम लगा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें कई तरह की जो खीरा हुआ, पूना खीरा या पूसा संयोग हो गया, इसकी भी खेती टेरेस गार्डनिंग के रूप में कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि जब भी जो भी टेरेस गार्डनिंग करने जाए और बाजार से अगर बीज ले आते हैं तो कहीं विश्वसनीय जगह से ही बीज ले आए और जरूर ये पता कर ले कि भाई हमको इस बीज को जो है गमले में लगाना है और तभी इसको खरीदे। तो सबसे पहले है कि टेरेस गार्डनिंग के लिए जो पात्र होता है, जो कंटेनर्स होता है, वो विभिन्न सामग्रियों का बना रहता है। जैसे मिट्टी हुआ, सीमेंट हुआ, टीन का बक्स, टीन हो गया, प्लास्टिक का हो गया। तो उसको विभिन्न आकार दिया जाता है। जैसे गमले का आकार ले लिया, या बक्से का आकार, या कार्टून का आकार, या कोई हौदा का रूप दे दिया, और उसी में सब्जियों को लगा सकते हैं। 2 से 3 प्लांट जो है एक गमले में लगाया जा सकता है। अगर गमले की चौड़ाई ज़्यादा है तो 4 या 5 पौधे भी लगा सकते हैं। पुराने अगर आपके पास बक्सा पड़ा हुआ है लकड़ी का तो उसमें भी खेती कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है इसमें कैसा मिट्टी ले। तो मिट्टी जो है, मिट्टी ऐसे जगह से ले जिसमें कि कीड़े मकोड़े का आक्रमण नहीं हुआ है। तो आधा मिट्टी ले ले और आधा कंपोस्ट ले ले, और दोनों को अच्छी तरह से मिला करके उसमें थोड़ा 5 ग्राम थाईमेट डाल दे, ताकि जो भी है मिट्टी जनित रोग से आपका पौधा बचा रहे। तो उसको गमले में भर लेते हैं, और ये ध्यान रखना चाहिए कि गमले में नीचे में एक छेद हो, ताकि जो पानी का जरूरत से ज्यादा पानी हो वो नीचे से निकल जाए। तो गमले की भराई करने के बाद आप बीज की रोपाई कर सकते हैं। और यह भी ध्यान रखें कि अभी गर्मी का समय है,
तो गर्मी में के समय में आप सुबह एकदम सुबह पानी दे दे और शाम को भी पौधे को पानी से सींचे। तो और ये भी खास जरूरी है कि आप जैसे पौधा लगा दिए हैं उसके मतलब 1 महीने पौधा लगाते समय ही थोड़ा सा उसमें चाहिए आपको जैसे 5 से 10 ग्राम यूरिया मिला दे और उसको मिट्टी को गीला करके ही तब पौधे को रोपित करें। और चाहे तो फिर 30 से 40 दिन के बाद फिर थोड़ा यूरिया ऐसे ही मात्रा में आप मिला सकते हैं। और अब रही जैसे खरपतवार की बात, तो इसमें समय समय पर आप देखिएगा कि गमले में जो है कई तरह के खरपतवार भी निकल आते हैं, तो उसको खरपतवार को भी हाथ से निकालते रहिए ताकि आपका पौधा की वृद्धि अच्छा रहे और समय पर जो है इसमें फल जो है समय पर आ सके। सब्जियों की तोड़ाई आप उचित अवस्था में ही करें। और अभी तो गर्मी का समय है, साथ ही साथ बरसात जब आता है तो गमले में पानी काफ़ी, जब जिस दिन बारिश का पानी काफ़ी तेज रहता है तो गमले में पानी बहुत भर जाता है। तो आपको चाहिए कि गमले को थोड़ा तिरछा करके जो एक्सेस पानी है उसको गमले से निकाल दे। और अब रही जैसे फसल सुरक्षा की बात, तो देखिएगा कि कई तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके लिए रोगर 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसको समय समय पर छिड़काव करते रहे। और हैंड स्प्रेयर मिलता है उससे आप कर सकते हैं छिड़काव। और साथ ही साथ जैसे फफूंद जनित जो रोग है बरसात के समय में ज़्यादा मिलेंगे, तो उसके लिए आप जो ब्लाइटॉक्स 3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से है, कई तरह की सब्जियां हैं, कई तरह का पौधा जैसे औषधीय हो गया, सुगंधीय, या आप चाहिए तो नींबू के पौधे भी आप बड़े बड़े गमले में लगा सकते हैं और उसको अच्छी अवस्था में तोड़ करके उसको खाया जा सकता है और इस तरह हमारा जो है स्वास्थ्य भी बना रहेगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य झारखंड में अनार की बागवानी बहुत से किसान भाई कर रहे हैं और उनसे अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन राज्य के जिन किसानों ने पिछले साल नए अनार का बाग लगाया था, उनके पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास तभी होगा जब बाग का प्रबंधन उचित तरीके से किया जाएगा। तो इस गर्मी के मौसम में अनार के नए बागों की देखरेख एवं प्रबंधन किस तरह से करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक प्रगतिशील किसान जितेंद्र पाटीदार। हम आज जिस अनार के बगीचे में बैठे हुए हैं, ये इसी साल जुलाई के महीने में लगाया हुआ नया बगीचा है। तो हमारे वो किसान भाई जो पहली बार अनार की खेती कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सही समय है ये। गर्मी के दिनों में हमको जो अनार का मैनेजमेंट करना है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका पहला साल है तो उसमें एक तो ये कि पानी की कमी हमारे पास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है। और हमारे किसान भाइयों को खास करके ध्यान रखना चाहिए कि पानी जब हम पौधे को दे रहे हैं तो उसका समय या तो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग में दें या हम शाम को या रात के समय दें। क्योंकि अगर हम दिन में देंगे तो दिन में देने से क्या नुकसान हो सकता है कि गर्म पानी पौधे को मिलेगा और जड़ों को नुकसान होने की संभावना होती है, इवोपोरेशन रेट भी ज़्यादा होता है। यदि पानी की कमी है तो आप मल्चिंग पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप इस बगीचे के अंदर देख रहे हैं कि ये हम लोगों ने जो गेहूं की भूसी हमने इसके अंदर डाल रखी है, इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि हम कम पानी के अंदर अनार की फसल को इसमें पैदा कर सकते हैं। पौधा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, दोनों में हम भूसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि एक तो जहां ड्रिपर्स चलेगी वहां पे मॉइस्चर जो नीचे बना रहेगा जमीन का, इवोपरेशन नहीं होगा पानी का। उससे फायदा ये होगा कि पौधे की जो जड़ें हैं, चूंकि अभी छोटा पौधा है तो जड़ें ऊपर की सतह पर ही चलती है, तो और भोजन भी जो है, न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो जमीन के ऊपर की सतह पर ही ज्यादा
ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं या जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं वो ऊपरी सतह पर ही ज़्यादा होते हैं, तो वो जड़ें ऊपरी सतह पे आएगी तो उसको ज़्यादा मैन्योर्स, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स उसको आसानी से उपलब्ध होंगे और मॉइस्चर बना हुआ होने की वजह से पौधे की जड़ों का विकास आसानी से ऊपरी सतह पर होगा। और दूसरा ये कि ये जो हम जो भूसी देख रहे हैं ये बारिश के अंदर पूरी तरह से सड़ जाएगी, पूरी तरह से विघटित हो जाएगी और इसका खाद बन जाएगा। दूसरा जो बीज का हिस्सा हम देख रहे हैं, अब इस साल चूंकि पौधा लगाया है, पहले साल तो हम उसमें नीचे हमने खाद दे ही दी है। अन्यथा हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो बीज का जो स्पेस हम देख रहे हैं इसके अंदर गड्ढा खोद करके उसमें हम लोग अगर हमारे पास ज्यादा गोबर की खाद उपलब्ध है तो 2 टोकरे गोबर की खाद, कम है तो 1 टोकरा गोबर की खाद उस गड्ढे के अंदर डाल के उसमें जो है वो सुपर फास्फेट थोड़ा सा उसमें डाल करके गड्ढे को वापस हमको तुरंत पैक कर देना है। तो उससे क्या होगा कि जब जड़ों का विकास और दूसरे क्षेत्र में होगा तो पौधे को खाद तैयार रूप से मिलेगी उसको। किसान भाइयों, अभी आपने देखा अनार के 1 साल के बागीचे में मिल्चिंग, सिंचाई और खाद व उर्वरक प्रबंधन के बारे में। लेकिन इस अनार के बाग में फूल भी आना प्रारंभ हो जाते हैं, तो इन फूलों का क्या करना है, आइए जानते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी फूल हमारे पौधे के ऊपर आ रहे हैं उन फूल को हमको निरंतर तोड़ते रहना, उनको हमको पौधे के ऊपर रखना नहीं है। जैसे ही इसको पानी की शॉर्टेज होती है, पानी की तान मिलती है और उसके बाद इसको पानी मिलता है तो ये इसके अंदर से जो फूल है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो हमको फूल इसके अंदर से तोड़ते रहना है। फूल तोड़ने का फायदा ये होगा कि जो पौधे की ताकत है वो पूरी तरह से इस बॉडी के ऊपर, इन डालियों के ऊपर डाइवर्ट रहेगी, जो हमारा पहले साल का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा इस समय का मुख्य उद्देश्य है कि हमको अच्छी बॉडी पौधे की बनाना है। तो फूल तोड़ते रहें, फल इस पे नहीं आने दे और आपको पहले साल में फसल इसके अंदर लेना है तो इंटरक्रॉप के रूप में ले, न कि इस पौधे के ऊपर से ले। इस बात का विशेष तौर पे हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है। चूंकि अनार के इस बाग में पौधा अभी 1 वर्ष का ही है तो इस बाग की कटाई छटाई भी जरूरी है, तभी पौधे की बढ़वार अच्छी होगी और आगे चलकर उससे अधिक फलत मिलेगी। तो कब और किस तरह करना है अनार के पौधों की कटाई छटाई वाले पार्ट में हमें अब जैसे ही पौधा 1-1.5 फीट 2 फीट से ऊपर बढ़ना शुरू होता है, अभी चूंकि हमारा पौधा ये 2 फीट 3 फीट का हाइट का अभी होने आया है, तो अभी हम इसमें से कटाई छटाई इसमें से करना शुरू करेंगे। एक तो ये जैसा मैंने पहले बताया कि भीड़ भाड़ ना होने दे, अंदर की डालियों को हमको तोड़ना है। फिर इसमें वाटर शूट्स आती है, उनको हम लोग निकालते हैं जब ज्यादा पानी होता है या बारिश के समय में वो ज्यादा निकलती है। तीसरा ये कि नीचे से हम जो है नीचे से ये हम लोग इसकी सफाई करते हैं। नीचे अभी जैसे आधा फीट फिर 1 फीट नीचे से जो भी डालियां आएगी जमीन से लेकर के उनकी हम सफाई करके रखेंगे ताकि पौधा साफ सुथरा रहे, नीचे से कोई कीट न लगे। अनार के बाग के पौधों की बढ़वार को कुछ रसचूसक कीट प्रभावित करते हैं, तो कौन से वो कीट हैं तथा उनका नियंत्रण किस तरह करना है, आइए जानते हैं। अनार के पौधे का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है थ्रिप्स। तो पौधा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, थ्रिप्स जो है वो किसी भी समय इस नई पत्तियों के ऊपर, खास करके नाजुक पौधों के ऊपर जो है वो तैयार रहती है अपना हमला करने के लिए। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि मोनोएसिफेट, कराटे, ये औषधियाँ उपलब्ध है मार्केट के अंदर जिनका उपयोग करके और थ्रिप्स की समस्या से निजात पा सकते हैं। और जब भी आपको लग रहा है कि इसमें थ्रिप्स का अटैक है, इनका स्प्रे आप जरूर करें, नहीं तो क्या होगा कि आपकी पौधे की ग्रोथ को थ्रिप्स चूस जाएगी। तो ये खास करके ये इस बात का भी ध्यान हमारे किसान भाइयों को रखना है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख कर लेते हैं अगली कड़ी की ओर।
हमारे राज्य के बहुत से किसान गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन दूध का अधिक उत्पादन वही पशुपालक ले पाते हैं जो कि इनकी देखभाल मौसम के अनुसार करते हैं। और इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में इन दुधारू पशुओं की देखभाल किस तरह से करनी है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पीपी सिंह। आज मैं आपको डेयरी पशुओं, विशेषकर दुधारू पशुओं की गर्मी के मौसम में किस प्रकार से देखभाल की जाए, प्रबंधन किया जाए, इस विषय पे आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। वर्तमान में तापमान में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मई जून के मौसम में गर्मी में लू भी चलेंगी अपने क्षेत्र में, तो लू से बचाव के लिए पशुशाला की जो खिड़कियाँ हैं उनमें अगर जाली की खिड़कियाँ रहती है तो उनमें अपन टाट की बोरी बांध सकते हैं, उस पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं और डायरेक्ट लू की या गर्म हवा की एंट्री शेड में नहीं हो, ऐसे प्रयास करने चाहिए। और इसके अलावा क्या है कि पशुशाला की साफ सफाई नियमित रूप से रखें और लू वगैरह से डायरेक्ट पशु को अपने को बचाने के प्रयास करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पशु में पानी की कमी हो जाती है, उसके कारण दूध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो हमको ओपन हाउसिंग सिस्टम में भी कई बार पशु को बांध सकते हैं। जैसे कि गांव में अपने पास में खुली जगह है और कोई कवर्ड जगह है तो रात में अपन लूज हाउसिंग सिस्टम के रूप में भी पशु को कंफर्ट उपलब्ध करा सकते हैं, जहाँ के अपने पास में खुली जगह उपलब्ध है और बाउंड्री से कवर्ड है। ऐसी जगह में रात में पशु को अपन खुले में भी बांध सकते हैं, जिससे कि वो स्वतंत्रता से विचरण कर सकता है और अपने को रिलैक्स कर सकता है। भैंस की अगर अपन बात करें तो भैंस में गर्मी को निकालने के लिए शरीर पे पसीने की ग्रंथियां बहुत कम मात्रा में होती हैं, पूंछ के आसपास ही होती हैं, तो भैंस सबसे ज़्यादा गर्मी से परेशान होती है। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि भैंस को 11-12 बजे के आसपास ठंडी जगह में रख के उसको नहला दें और दूसरी बार शाम को 5-6 बजे के आसपास नहलाने का प्रयास करें, जिससे कि क्या है कि उसको थोड़ा सा ठंडक का अनुभव होता है और गर्मी से निजात पाने में उसको मदद मिलती है। किसान भाइयों, अभी आपने गर्मी के मौसम में गाय और भैंसों के आवास प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा इन गाय तथा भैंसों का आहार प्रबंधन किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि जब पशु गर्मी में रहता है तो उस समय पशु के दूध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और दूध उत्पादन गिरने लगता है। उसके कई कारण होते हैं, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये रहता है कि गर्मी के मौसम में पशुओं में जो भोजन की ग्रहण क्षमता या कहें सानी चारा या दाना चारा जो अपन पशु को देते हैं वो चारा ठंडे समय में दें। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि सुबह अपन बहुत जल्दी उसको सानी चारा कर दें, जिससे कि क्या होता है कि पशु के शरीर में जब चारा पचता है उसके लगभग 2-3 घंटे के बाद शरीर में गर्मी पैदा होती है, उसको हीट इंक्रीमेंटल इफेक्ट भी कहते हैं। तो क्या होता है कि जब ये गर्मी पैदा होगी, मान लीजिए हमने सुबह 6 बजे चारा दाना ऑफर कर दिया, पशु को दे दिया, तो गर्मी करीब 3 घंटे बाद मान के चले 9 बजे पैदा होगी, तो उस समय दिन का तापमान जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, तो पशु उस गर्मी को बहन कर लेता है और इससे पशु को डिस्कम्फर्ट या परेशानी अधिक नहीं होती। अगर यही हम 6 बजे के स्थान पे अगर सानी चारा 8-9 बजे करेंगे तो करीब हीट इंक्रीमेंट इफेक्ट आने में 3 घंटे अपन जोड़ लें तो 11-12 बजे का समय हो जाता है। तो 11-12 का जो समय होता है उस समय एक तो दिन का प्रचंड तापमान होता है, गर्मी तेज होती है और उसी के साथ साथ पशु के शरीर में भी गर्मी पैदा होती है। तो जब ये दोनों गर्मी पशु को परेशान करती हैं तो उसको डिस्कम्फर्ट होता है, परेशानी होती है। तो एक तो ये करें कि सुबह जल्दी और देर शाम को पशु को दाना चारा ऑफर करें। उसके अलावा हरा चारे की व्यवस्था अपन प्रबंध करने का प्रयास करें। पशु को संतुलित पोषण आहार दें। संतुलित से मेरा मतलब है कि एक तो पशु का जो आहार ग्रहण की क्षमता है गर्मी के मौसम में वैसे ही कम हो जाती है, तो उस समय हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम कम पशु आहार की मात्रा में अधिकतम पोषण उपलब्ध कराएं या अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएं। तो ऐसी परिस्थिति में अपन भैंसों में क्या कर सकते हैं कि बाईपास फैट या बाईपास प्रोटीन का समावेश कर सकते हैं। 100 ग्राम बाईपास फैट तथा 100 ग्राम बाईपास प्रोटीन अपन पशु को खिला सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की अधिकता होगी, मतलब कम दाने में अधिक न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई या पोषक तत्वों की सप्लाई हो जाएगी, जिससे कि जो भोजन में ग्रहण करने की क्षमता में जो कमी आई है तो उस कमी को देखते हुए मान लीजिए पशु 2-2.5 किलो दाना और चारा और अन्य चीजें खाता है, तो उसमें क्या मान लीजिए वो कम खा रहा है, तो अगर अपन सांद्र मिश्रण देंगे या कम मात्रा में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसको उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो बढ़ेगी और जो उत्पादन पे होने वाले प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। दूसरे इसके अलावा साफ सुथरा और ठंडे पानी को पशु को दिन में 4 या 5 बार पिलाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया कि वो नांद या हौदी जो रहती है ठंडे छायादार स्थान में रखें, जिससे कि पशु की इच्छा होने पर उसको पिला सकते हैं, और दूसरा उसमें ठंडा पानी रखने का प्रयत्न करें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला गया से उमाशंकर ठाकुर ने। यह हल्दी की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो उमाशंकर ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। किसान बंधु, आप हल्दी की खेती कर सकते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि इसमें कौन सी उन्नत प्रभेद है। तो राजेंद्र सोनिया ये हल्दी जो है ये उन्नत प्रभेद है। इसकी उपज क्षमता 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा RH5 जो है ये 500 से 550 क्विंटल इसकी उपज पाई जाती है। किसान बंधु को हल्दी की खेती के लिए बीज दर 25 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है हेक्टेयर के लिए, और जो बीज का आकार हो वो 30 से 35 ग्राम का होना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भूमि का जल स्तर बनाए रखने के लिए कैसे करें वर्षा जल का संरक्षण। बोरो धान की फसल में हानिकारक कीट व रोगों की रोकथाम। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।